प्यारे बच्चों, हम लोगों का सब्जेक्ट व्यापार सिख संगठन के अंतर्गत आयात निर्यात की गतिविधियां चल रहा था। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने आयात करने की विधियों के बारे में पढ़ लिया था। अब चलिए शुरू करते हैं। आज निर्यात करने की विधियां क्या होती हैं। तो सबसे पहले निर्यात क्या है यह जान लें। निर्यात से आशय होता है कि एक देश की सीमा रेखा से बाहर निकल करके दूसरे देश में वो अपने देश की बनी वस्तुओं को या अपने देश की वस्तुओं को बेचना या भेजना, उसको हम निर्यात कहते हैं। और निर्यात के लिए सबसे पहले कि हम अपने देश की वस्तु दूसरे देश में कैसे भेजेंगे, जब मुझे कोई आदेश मिलेगा। आदेश का आशय है कि ये आयात निर्यात के बिजनेस में उस आदेश को इंडेंट कहते हैं। तो सबसे पहला काम करते हैं हम लोग इंडेंट प्राप्त करते हैं, यानी कि ऑर्डर प्राप्त करते हैं कि कौन सी वस्तु किस मात्रा में किस देश को चाहिए। ये आदेश मिलने के बाद, जैसा कि बात हो चुकी पहले भी, आयात वाले में इंडेंट दो प्रकार के होते हैं, खुला इंडेंट और बंद इंडेंट। खुला इंडेंट से आशय यह होता है कि सिर्फ ये जो निर्यात या आयात प्रतिनिधि होता है उसको निर्यातक यह कह देता है कि आप मेरे इस माल को इस मात्रा में चाहिए, और उसमें पैकिंग और माल को लदाई ढुलाई बीमा इत्यादि का भी जिक्र नहीं होता है। जबकि बंद इंडेंट में ये पूरी तरह पूर्ण होता है। इसके अंदर माल की मात्रा, किस्म, पैकिंग, जहाज का भाड़ा इत्यादि, बीमा, ये सारी चीज़ों का उसमें जिक्र होता है। तो उसे बंद इंडेंट कहते हैं। यानी कि जब हम निर्यात का बिजनेस शुरू करते हैं, निर्यात करना है, तो उसमें सबसे पहले हमको इंडेंट प्राप्त करना होगा। उसके बाद हमको जब इंडेंट मिल जाता है तो दूसरा काम होता है उस इंडेंट के आधार पर एक लेटर बनाते हैं, और निर्यात नियंत्रक यानी कंट्रोलर ऑफ एक्सपोर्ट, जो कि वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार का अधिकारी होता है, जिसका पूरी जिम्मेदारी होती है निर्यात को नियंत्रित करने का। इसके पास एक एप्लीकेशन डालते हैं, आवेदन करते हैं कि मुझे इस देश में यह वस्तु निर्यात करनी है इस मात्रा में। तो वो फिर सारी चीज़ों का मूल्यांकन करने के बाद आपको आदेश मिल जाता है, एक लाइसेंस प्राप्त हो जाता है। फिर उसके बाद अगला चरण होता है आपको माल का एकत्रितकरण करना, यानी कि जो आदेश प्राप्त हुआ है आयातकर्ता देश की तरफ से, उसके हिसाब से आप सारी वस्तुओं को इकट्ठित करेंगे। एकत्रित करने के उपरांत उसके बाद उसकी पैकिंग की व्यवस्था करेंगे। पैकिंग में भी होता है कि उसमें कुछ स्पेशल प्रतीक चिन्ह जानले होते हैं, ताकि जो जहाज़ पे माल लदे आयातकर्ता भी आराम से पहचान सकें किसके द्वारा ये माल आ रहा है। इस तरह की सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यानी कि माल सबसे पहले इंडेंट आता है, उसके बाद आप प्रतिनिधि मतलब निर्यात का लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं, फिर वस्तुएं एकत्रित करते हैं, उसकी पैकिंग कर लेते हैं। उसके बाद जो है अगला चरण होता है व्यापार प्रतिनिधि का जो निर्यात प्रतिनिधि होता है उसकी नियुक्ति करते हैं। इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये चूँकि निर्यात करने वाला व्यक्ति निर्यातक जो है वो कहीं और होता है, और ये जो बंदरगाह के आसपास की सारी ज़रूरतों को पूरा करने का काम निर्यात प्रतिनिधि करता है। यह अनुभवी व्यक्ति होता है, इसके बदले में उसको कमीशन मिल जाता है, और यह जो है सारी चीज़ों को काम आराम से कर लेता है, और इसके बदले में कमीशन पाता है। इसको फॉरवर्डिंग एजेंट भी कहते हैं। क्योंकि यह अनुभवी व्यक्ति होता है, उसको निर्यात जहाज़ पे वस्तु भेजना और लाइसेंस प्राप्त करना, सारी चीज़ों का उसको ज्ञान होता है, तो अपना आराम से कर लेता है। तो ये हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। माल को बंदरगाह वाले शहर में भेजाने की, हम मान लीजिए कि निर्यातक ऐसे जगह हैं देश के अंदर हैं, और चूँकि बंदरगाह समुद्री सीमा से जुड़ा होता है तो किनारे तो अगर डिस्टेंस काफ़ी रहता है तो उसके लिए माल या तो ट्रक से भेजते हैं या रेलवे से भेजेंगे। तो रेलवे से अगर भेजते हैं तो रेलवे की बिल्टी वगैरह तमाम जो रसीद होता है वो फॉरवर्डिंग एजेंट के पास भेजना होता है, और कैसे करेंगे सारी व्यवस्थाएं करनी होती है। यानी कि उसके बाद आप माल जो है रेलवे से भेज देंगे। अगला चरण उसमें होता है विदेशी चुंगी परमिट, यानी कि विदेश में माल भेज रहे हैं तो उसके लिए चुंगी देना पड़ता है, परमिट लेना पड़ता है। तो ये काम जो है माल लदाने वाले प्रतिनिधि, यानी कि जो आपका
निर्यात प्रतिनिधि एजेंट या फॉरवर्डिंग एजेंट होता है, वो विदेशी चुंगी घर जाता है, वहाँ से उस रसीद निर्यात के लिए आज्ञा प्राप्त कर लेता है और इसे चुंगी की परमिट कहते हैं। ये लेने के बाद फिर आगे बढ़ता है और जहाज़ का प्रबंध करता है, यानी कि माल को भेजना है जिस देश में, तो वहाँ से वो जो है जहाज़ से अनुबंध कांटेक्ट करता है, यानी चार्टेड पार्टी की बुकिंग करती है या जहाज़िबिलिटी की बात करता है। तो जहाज़ कंपनी से बात करने के बाद जहाज़ के कप्तान के नाम एक आदेश प्राप्त कर लेता है कि हाँ इनका जो है यह वस्तु इस देश में जानी है। तो वो यानी शिपिंग कंपनी से बात करके जहाज़ के कप्तान के नाम एक चिट्ठी प्राप्त कर लेता है। फिर आगे बढ़ता है। वो जो आपका आदेश पत्र होता है वो दो तरफ होते हैं, तैयार आज्ञा पत्र होता है रेडी ऑर्डर, और दूसरा होता है फॉरवर्ड ऑर्डर यानी अग्रिम आज्ञा प्राप्त। इसमें क्या है, तैयार आज्ञा पत्र से आशय यह होता है कि तुरंत ही आपका माल शीघ्र भेजा जाएगा, यानी जो जहाज़ जा रही है उसमें आपका माल लाद करके भेज दिया जाएगा। और अग्रिम आज्ञा से आशय यह होता है कि ठीक है आपका माल हम भेजेंगे, लेकिन हो सकता है इसमें समय लगे, जब हमारा जहाज़ जाएगा तो हम आपको सूचित कर देंगे और आपका माल लाद करके भिजवा देंगे। ठीक, आगे इसमें एक छोटी सी बात आती है, मृत किराया, डेड फ्रेट। इसका आशय यह होता है कि मान लीजिए कि आपने आज्ञा प्राप्त कर लिया जहाज़ से, वो तैयार आज्ञा पत्र हो सकता है, अग्रिम आज्ञा पत्र, कोई भी होता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, आपने प्राप्त कर लिया तो, और किसी कारणवश आप जहाज़ में अपना माल नहीं भेज पा रहे हैं, तो जहाज़ी कंपनी आपको किराया आपसे लेगी ही लेगी। ऐसा नहीं है कि आपने कहा और आप माल नहीं भेज पा रहे हैं तो आपका वो किराया वापस हो जाए, उसको किराया देना ही होगा। इसी किराए को हम लोग डेड किराया कहते हैं। यानी कि डेड किराया क्या होता है, जब जहाज़ी कंपनी से आपने आज्ञा प्राप्त कर लिया है, यानी कप्तान का चिट्ठी का नाम आदेश प्राप्त कर लिया है और किसी कारणों से आप माल नहीं भेज पाते हैं, फिर भी आपको जहाज़ी कंपनी को भाड़ा देना होगा, उस भाड़े को मृत किराया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला है आपका निर्यात कर व जहाज़ी बिल। जो माल हम भेज रहे हैं उस पर कस्टम ड्यूटी देनी, एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी जिसको बोलते हैं। कस्टम हाउस होता है, वहाँ से जाके आप चालान प्राप्त करेंगे, विदेशी चुंगी घर जिसको बोलते हैं। तो जो निर्यात प्रतिनिधि हमारा होता है वो जाएगा वहाँ पे और सारी चीज़ें बताएगा कि मुझे ये माल इस निर्यातक का माल है, इस देश में जाना है और इतनी मात्रा में है, तो वो सारी चीज़ें ले करके वो एक चालान इशू कर देता है, चुंगी घर से आपको मिल जाती है। और जिसको जहाज़ी बिल तीन प्रकार के कह सकते हैं, कर मुक्त जहाज़ी बिल होता है, कर देय होता है और तटीय होता है। तीन तरह से वहाँ से आपके मिलता है जहाज़ी बिल। कहाँ से मिलता है, कस्टम हाउस से। वो पहला क्या है, कर मुक्त। कर मुक्त से आशय है कि पूरी तरह से टैक्स फ्री है। कर दे मतलब इस पर कर लगेगा। और एक होता है कोस्टल, तटीय। तटीय से क्या आशय है, ये तटीय से आशय आपका यह होता है, तटीय से किसी एक ही देश में एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पर जब माल भेजते हैं, एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पे भेजते हैं, तो उसे जो है हम तटीय कोस्टल कहते हैं। तो ये हो गया आपका जहाज़ी बिल। आगे बढ़ते हैं, बंदरगाह चालान या बंदरगाही कर। बंदरगाही कर क्या होता है, सीधी सी बात है, बंदरगाह बना हुआ है, उस पर जहाज़ पे आपका माल जाना है, तो उसके रख रखाव के लिए, उस बंदरगाह के रख रखाव के लिए कुछ न कुछ टैक्स आपको देना होगा, तभी उसका रख रखाव हो पाएगा अच्छी तरह से। तो इसलिए उसको जो है बंदरगाही कर दिया जाता है, जो कि जो आपका निर्यात प्रतिनिधि है वो सारी व्यवस्था कर देगा। ठीक, अगला है आपका, ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर जहाज़ को माल को जहाज़ पे लादने की बात आती है। चूँकि रेलवे से माल आकर के रखा रहता है गोदाम में ही बंदरगाह पर, वहाँ से फिर जब जहाज़ जाने लगता है, उसका लग जाता है, तो वहाँ पे आपका माल गोदाम जहाज़ पे लादा जाता है। और वहाँ से जब आपका जहाज़ पे माल लद जाता है, तो कप्तान जो होता है, जहाज़ का कप्तान होता है, एक महत्वपूर्ण प्रपत्र आपको देता है जिसको बोलते हैं कप्तान की रसीद। कप्तान की रसीद ले करके वो देता है। उसमें वो दो प्रकार के होते हैं, एक दोष रहित, दूसरा होता है दूषित।
दूषित फॉल। तो इसका मतलब ये होता है कि दोष रहित, यानी कि जो भी माल आपने लदवाया है अच्छे से है, उसकी पैकिंग अच्छी है, उसकी में अगर कोई नुकसान होता है तो जहाज़ का जो कप्तान है वह उसकी जिम्मेदारी लेगा। लेकिन अगर दूषित है, माल का पैकिंग अच्छे से नहीं हुआ है, तो वो जो है उसको वापस उसकी क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी नहीं लेगा, कहेगा ना ये आपकी जिम्मेदारी। अगर कोई माल टूट फूट होता है क्योंकि आपने पैकिंग अच्छी नहीं की है, तो ये बातें उसमें कर लेता है जहाज़ का कप्तान। आगे वो जहाज़ की बिल्टी एक होती है जो कि जहाज़ी कंपनी अदा कर देता है। जहाज़ का कप्तान की रसीद जो है जहाज़ का कप्तान देता है, वो इस बात का होता है कि हाँ ठीक है, मैंने आपका माल अपने जहाज़ पे रख लिया है। और जहाज़ी बिल्टी क्या होता है, एक तरह से ये निगोशिएबल प्रपत्र होता है जो जहाज़ी कंपनी द्वारा दिया जाता है। इसमें माल का समझौता, यानी कि जहाज़ी कंपनी से जहाज़ जो निर्यातक होता है उसके बीच का एक एग्रीमेंट होता है। और ये प्रमाणित इस बात का प्रमाण होता है कि माल आपका अच्छे पैक हो करके जहाज़ कंपनी माल का भाड़ा चुका दिया गया है, और सारी बातें उसमें जिक्र होता है हर एक चीज़ का कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो जहाज़ की बिल्टी हो गई। फिर आगे है समुद्री बीमा, यानी जो आप माल भेज रहे हैं उसका इंश्योरेंस करा लेते हैं ताकि कोई क्षति होने की स्थिति में आपको नुकसान न हो, आपको बीमा कंपनी द्वारा उसका जो है भुगतान किया जा सके और आप जो है नुकसान से बच सकें। फिर अगला आपका है माल भेजने वाले प्रतिनिधि की द्वारा सूचना। अब जो माल भेजने वाला प्रतिनिधि है वह अपना सारा चीज़ें इकट्ठा कर लेता है, जहाज़ी बिल, समुद्री बीमा, बंदरगाही चालान, जहाज़ी बिल्टी इत्यादि चीज़ें जो है लगा करके वो अपने निर्यातक के पास भेज देता है, और सारा खर्चा का विवरण बना देता है और अपना कमीशन भी उसमें जोड़ लेता है कि हमने ये सारी चीज़ें कर लिया है, आपका इस जहाज़ में लदवा दिए हैं माल और ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई है और ये मेरा कमीशन इसमें बनता है, और वो निर्यातक के पास भेज देते हैं। फिर निर्यातक क्या करता है, अगला निर्यातक जो है एक बीजक तैयार करता है। माल को लदान की सूचना आने पर निर्यातक एक इंडेंट यानी विदेशी बीजक तैयार करता है, और उस बीजक को जो है अगर ज़रूरत पड़ा तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन से मूल स्थान का प्रमाण पत्र। इसका आशय यह होता है कि एक देश का दूसरे देश के बीच ये समझौता होता है कि कभी कभी एग्रीमेंट होता है कि अगर आपके देश से मेरे देश में माल आएगा तो मैं जो है कस्टम ड्यूटी में छूट दूंगा। अगर इस तरह कोई समझौता होता है तो वो सर्टिफिकेट प्राप्त करके वो छूट प्राप्त करेगा निर्यातक। और इस चीज़ को वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से मिलता है, वाणिज्य मंत्रालय पर कॉमर्स मिनिस्ट्री, वो आपको इस तरह का चीज़ें बताती है क्या इसमें किस देश का कस्टम ड्यूटी छूट है, और उस तरह के छूट का लाभ लेता है और उस चीज़ों को लिख करके उसमें सर्टिफाइड करके आयातक के पास अपना भेज देता है बीजक कि ये मैंने आपका माल जो है ये चीज़ें हैं उसमें ये खर्चा हुआ है, सारी चीज़ें अपना जोड़ जड़ा करके भेज देता है और भुगतान की बात करता है। फिर आगे आता है आपका माल के मूल्य का भुगतान। अब आयातक के पास जब पैसा वो विदेशी बीजक जो है पहुंच जाता है तो वो बिल की बात, पैसे की भुगतान की बात करता है, कैसे देंगे, बैंक ड्राफ्ट है या साधारण बिल है या जो भी अपना है। पेमेंट के कई तरीके होते हैं, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, डीपी जिसको बोलते हैं, इससे है, या डॉक्यूमेंट्स अगेन एक्सेप्टेंस, यानी कि आपका जो हमने आदेश स्वीकार किया उसमें भुगतान करेंगे, या जब माल अगेंस्ट पेमेंट के बाद हम डॉक्यूमेंट भेजेंगे। ये सब सारी चीज़ें हैं। वो करने के बाद जो है आगे बढ़ते हैं, और आगे आपका है क्रेता को सूचना। माल के निर्यातक द्वारा संपूर्ण कार्रवाई समाप्त करने के बाद माल भेजने की सूचना क्रेता को दे दी जाती है, आयातक को दी जाती है, और उसका उल्लेख क्रेता जी से बात हो गई है सब कर लेते हैं, और माल का प्रेषण हो जाता है, आपका माल भेज दिया जाता है। कंसाइनमेंट, विदेशी व्यापार के अधिक विस्तृत करने के एक एजेंट नियुक्त होता है और उसका उत्तरदायी होता है कि माल को बेचने की सुविधा पाए। तो जो एजेंट होता है, आयात करता होता है, वो अपना कंसाइनमेंट को भी तय करता है कि मेरा माल आने वाला है, आप इसका जो है ग्राहक तैयार किए रहो, इसको बेचना है, और वो उसके आप उसको कमीशन मिल जाता है कंसाइनमेंट में माल जब बेचता है। तो ये सारी बातें हो गई निर्यात की करने की प्रक्रिया। और आगे छोटा सा और है
जैसे ये हम लोग बात कर लेते हैं, जहाजी बिल्टी और कप्तान की रसीद में क्या अंतर है। मुख्य रूप से जहाजी बिल्टी और कप्तान की रसीद में अंतर। जहाजी बिल्टी जहाजी कंपनी निर्गत करती है, जबकि कप्तान की रसीद कौन करता है, जहाज का कप्तान करता है। और अनुबंध की बात कर लेते हैं, तो यह एक अनुबंध पत्र होता है। जहाजी बिल्टी अनुबंध पत्र, लेकिन यह जो है अनुबंध नहीं होता है, यह सिर्फ एक रसीद मात्र होता है कि हाँ आपका सामान हमारी जहाज़ में रख दिया गया है। जहाज के कप्तान द्वारा दी गई माल प्राप्ति की रसीद मात्र होती है ये कप्तान की रसीद, जबकि जहाजी कंपनी से और जहाजी बिल्टी जो होती है वो जहाजी कंपनी द्वारा माल प्राप्त करने की रसीद होती है। इसी में आगे बढ़ेंगे तो और आपको आता है कि जो आपका जहाजी बिल्टी है उसका बेचान किया जा सकता है और कप्तान की रसीद का बेचान नहीं किया जा सकता है। ये तो हो गई हमारी विदेशी व्यापार निर्यात करने की विधियाँ। विदेशी व्यापार में दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसकी भी चर्चा कर लेना चाहिए हम लोगों को। एक तो है आपका व्यापार शेष, दूसरा है भुगतान शेष। तो सबसे पहले आते हैं व्यापार शेष क्या होता है। व्यापार शेष से होता है कि आयात और निर्यात के बीच का अंतर। और अगर हम इसकी बात करें तो 3 कंडीशन आते हैं आयात और निर्यात की, यानी कि एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इनकी 3 कंडीशन आ सकते हैं। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ये 3 है। एक तो स्थिति ऐसी हो सकती है, एक ऐसी हो सकती है, एक ऐसी। ये चिन्ह आप समझते होंगे जो हम लगाएं। इसका मतलब ये हो गया कि आयात अधिक है, निर्यात कम है। आयात यानी एक्सपोर्ट, ना उल्टा बोल रहे, एक्सपोर्ट का मतलब माल को भेजना और इंपोर्ट मतलब मंगाना, यानी कि हमारा निर्यात अधिक है और आयात कम है। तो इसको हम बोलते हैं अनुकूल, फेवरेबल, अनुकूल, यानी कि आपका फेवरेबल हो जाता है। और जब निर्यात कम और आयात अधिक होता है, आयात आपका अधिक होता है, निर्यात कम और आयात अधिक होता है, तो अनफेवरेबल बोलते हैं, यानी प्रतिकूल। और जब दोनों बराबर होते हैं तो इसको संतुलित बोला जाता है, जो कि सबसे अच्छी स्थिति यही होती है। आयात और निर्यात के बीच में संतुलन स्थापित होता है, यानी कि जितना हम आयात कर रहे हैं उतना ही निर्यात कर देते हैं, तो बराबर हो जाता है बैलेंस। लेकिन जब हम निर्यात अधिक करते हैं, आयात कम करते हैं, तो उसको अनुकूल बोलेंगे। हमारे ठीक है, वो अच्छा है देश के लिए, क्योंकि हमारा विदेशी मुद्रा कम जा रहा है और अधिक आ रहा है। लेकिन जब हम इसका उल्टा कर लेते हैं कि हम माल अधिक मंगा रहे हैं अपने देश में और भेज कम रहे हैं, तो ये प्रतिकूल होता है, हमारी विदेशी मुद्रा बाहर चली जा रही है, जो कि अच्छी स्थिति नहीं है। इसी को हम व्यापार शेष कहते हैं। और अगला है हमारा जो भुगतान शेष। भुगतान शेष से आशय होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें यह जो है व्यापार शेष प्लस अन्य सेवाएं इसमें शामिल होती हैं। जैसे कि तमाम ऐसी सेवाएं होती हैं पहले तो आयात निर्यात का अंतर हो गया आपका व्यापार शेष, ठीक। उसके अलावा बैंक, बीमा, परिवहन, भुगतान प्राप्ति, विदेशी पर्यटन, शिक्षा, विदेशी छात्र आने जाने का जो है, विदेशों से लाई गई पूंजी प्राप्त करना या ब्याज देना, ये सब सारी चीज़ें जो है अन्य सेवाएं हैं, वो सब जुड़ जाती है आपकी। तो इनसे भी हमारा विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान होता है। सिर्फ आयात निर्यात से ही नहीं, अन्य भी तमाम तरह की सेवाएं होती हैं, तो उन सेवाओं का भी अंतर देख लेते हैं। यानी कि व्यापार शेष प्लस अन्य सेवाओं को जोड़ देते हैं तो भुगतान शेष आता है। और भुगतान शेष से जो है, अगर हमारा भुगतान शेष अच्छा बैलेंस बराबर है तो एक अच्छी स्थिति होती है। हमारी मुद्रा जो है विदेश में जाए, अच्छी बात नहीं है, और विदेशी मुद्रा आए वो अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, और बैलेंस है तो ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें